Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Hemlata, our sister SST teacher. Today we are going to read our remaining chapter with the topic the राष्ट्रकूट. ठीक है. When जो राष्ट्रकूट थे बेटा उनका जो टाइम पीरियड था वो AD 753 टू 973 तक रहा और उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से नए नए राजा बने, उनकी कहाँ तक जो किंगडम्स से उनकी डेंसिटी थी वो कहाँ तक स्प्रेड यानी कि वो फैली. So let me start it with when the Gujr Pratiharas were ruling over northern and western India and the Pallas over eastern India, the Deccan was being ruled by the Rashtrakuts. अब देखो जब गुर्जर प्रतिहारा ने रूल किया था नॉर्थन पार्ट्स में, इंडिया के नॉर्थन एंड वेस्टर्न पार्ट्स में, तो उसके बाद जो पल्लास थे बेटा उनकी जो डेंसिटी थी वो फैली हुई थी ईस्टर्न इंडिया में यानी कि पूर्वी भाग में. तो जो डेक्कन जो एरियाज था वहाँ पर रूल किया था किन्होंने, राष्ट्रकूट्स ने. दे वर इनिशियली सबऑर्डिनेट टू द चोलक्याज ऑफ कर्नाटका, और वो सबऑर्डिनेट थे किनके साथ, कर्नाटका के चोलक्याज के साथ. इन AD 753 दंती दुर्गा राष्ट्रकूट चीफ AD 753 में जो दंती दुर्गा नाम के जो राष्ट्रकूट के जो चीफ थे वो उन्होंने डिक्लेयर किया इंडिपेंडेंस फ्रॉम हिज चोलकान ओवरलॉर्ड, खुद को चोलकान के चालुक्यान के जो ओवरलॉर्ड थे उससे खुद को इंडिपेंडेंट किया. ही परफॉर्म्ड अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भा, उन्होंने एक रिचुअल होता है, रीति रिवाज होती थी उनके बेटा जिसको हिरण्यगर्भा द गोल्डन बॉम्ब कहा जाता था. विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मणास टू बिकम अ क्षत्रिय किंग, उन्होंने क्या किया, एक क्षत्रिय किंग बनने के लिए ब्राह्मणास की हेल्प से एक रिचुअल, एक जो हिरण्यगर्भा नामक जो रिचुअल था उसको किया इन द वे, और इस तरीके से दंती वर्मन आल्सो नॉन एज दंती दुर्गा, तो इस तरीके से उनको दंती वर्मन से दंती दुर्गा नाम से जाना गया. द फाउंडर ऑफ दिस डेंसिटी, और जिसको डेंसिटी के फाउंडर भी कहा जाता है. हिज कैपिटल वाज एट, कहाँ गया था, हिज कैपिटल वाज एट मन्याखेत और मलखेत, और उनकी जो कैपिटल थी वो मन्याखेत और मलखेत थी. नियर मॉडर्न सोलापुर इन महाराष्ट्र, जो कहाँ पर थी, मॉडर्न सोलापुर महाराष्ट्र में, जो मॉडर्न सोलापुर प्लेस है वहाँ पर. द राष्ट्रकूट्स वर ओवरथ्रोन इन AD 973 बाय ए चोलक्यान नोबल तैलप्पा और तैला. अब जो राष्ट्रकूट थे बेटा वो ओवरथ्रोन हुए किनसे, AD 973 तक किनसे, चोलक्यान के जो तैलिपा और तैलिया से, उनसे. द राष्ट्रकूट रूलर्स नॉट ओनली पैट्रोनिस्ट शैविम्स एंड वैष्णविज्म बट आल्सो जैनिज्म, बुद्धिज़्म एंड इस्लाम. अब जो राष्ट्रकूट के जो रूलर्स थे बेटा वो सिर्फ पैट्रियनिस्ट नहीं थे, मतलब कि उनकी जो मान्यता थी सिर्फ इन धर्मों में नहीं थी, वो जैनिज्म, बुद्धिज़्म एंड इस्लाम को भी मानते थे, मतलब थे वो इस्लाम में भी थे इस डेंसिटी में. इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर दे गेव इक्वल पैट्रोनेज टू संस्कृत, और लिटरेचर में यानी कि जो शिक्षा है बेटा एजुकेशन में वो पैट्रोनेज टू संस्कृत, प्राकृतिक एंड कन्नड़ लैंग्वेज, इन सभी को अपनाते थे. द कैलाश टेम्पल एट एलोरा बिल्ट बाय क्रिशन फर्स्ट, और जो कैलाश टेम्पल है एलोरा का वो क्रिशन फर्स्ट ने बनवाया था, कब, 9th सेंचुरी में. इज़ एन अनराइवल्ड एंड मैग्निफिसेंट पीस ऑफ आर्ट. इसके बाद है द त्रिपति स्ट्रगल, कि जो त्रिपतिस थे उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, कैसे उन्होंने संघर्ष किया. यहाँ आप देख सकते हो पिक्चर में, ये है कैलाश टेम्पल एट एलोरा, ठीक है. द रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुजरा प्रतिहारम पल्ला एंड राष्ट्रकूटा डेंसिटीज ऑफन फाउट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज. अब जो राष्ट्रकूटास थे बेटा प्रतिहारा थे, पल्ला से, उनकी जो वंश थे वो एक दूसरे से लड़ाई की, किसके लिए, कन्नौज को अपने कंट्रोल में करने के लिए. कन्नौज वाज देन अ सिंबल ऑफ सोवर्जेनिटी, और उस टाइम पर जो कन्नौज था वो सोवर्जेनिटी का सिंबल बना हुआ था, उसका चिन्ह बना हुआ था. इट वाज वेल सिचुएटेड इन द नॉर्थर्न प्लेन्स देयरफॉर, और ये बहुत ही अच्छे से अच्छा मतलब प्लेस था कन्नौज, जो कहाँ पर था, नॉर्थर्न प्लेन्स में. हु एवर कैप्चर्ड कन्नौज हैड कंट्रोल ओवर गंगा वैली.
अब जो भी कन्नौज को कैप्चर कर लेगा तो उसका जो कंट्रोल होगा गंगा वैली पर भी होगा। सिंस देयर वर 3 पार्टीज इन द लॉन्ग ड्राफ कन्फ्लिक्ट, और इस तरीके से जो ये 3 पार्टीज थी वो एक दूसरे से जो कन्फ्लिक्ट यानी उनके जो मतभेद थे वो होते रहे। हिस्टोरियंस डिस्क्राइब इट एज द त्रिपति स्ट्रगल, और ये 3 अलग अलग जो डेंसिटीज़ थी वो एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट एक दूसरे से झगड़े करती रही। तो इसी वजह से जो हिस्टोरियंस है, जो इतिहासकार बेटा, उन्होंने इस टाइम को त्रिपति स्ट्रगल कहा। दीज 3 किंगडम्स वर ऑलमोस्ट इक्वल इन स्ट्रेंथ, और ये तीनों ही किंगडम्स पावर में स्ट्रेंथ में एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल थे। सो द विक्ट्री ऑफ वन किंग ओवर द अदर डिड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, और इस तरीके से जो जीत थी किसी की भी नहीं हो पाई लंबे समय तक, क्योंकि तीनों की ही जो पावर थी तीनों ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, मतलब इक्वली स्ट्रॉन्ग थे वो। दीज किंगडम्स वर सो बिजी इन फाइटिंग अमोंग देमसेल्फ दैट दे डिड नॉट रियलाइज हाउ वीक दे हैड ऑल बिकम। अब देखो, अब आपस में लड़ाई करते रहेंगे तो वही बाहर का तो कोई ना कोई फ़ायदा उठाता ही रहेगा, ठीक है। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि वो कितने कमज़ोर हो जाएंगे। अराउंड द एंड ऑफ 10th century AD दीज पावर्स डेक्लाइंड ऑलमोस्ट सिमुलेंटली, और इस तरीके से जो पावर थी 10th century के अंत तक बिल्कुल ख़त्म होती। अदर डेंसिटीज़ केम इनटू एग्जिस्टेंस ओवर देयर टेरिटरीज, और जो दूसरी डेंसिटीज थी इनटू एग्जिस्टेंस, उन्होंने प्रवेश किया उन टेरिटरीज ने। मोस्ट ऑफ दीज डेंसिटीज़ वर राजपूतास, और उनमें मोस्टली कौन थी? राजपूत, जिन्होंने इनका बेनिफिट लिया उनके आपसी झगड़े का। फिर देखो राजपूत के बारे में पढ़ते हैं अच्छे से। राजपूत आर वेल नोन फॉर देयर ब्रेवरी। अब जो राजपूत थे बेटा वो अपनी बहादुरी के लिए, ऑनर एंड प्रेस्टीज, इन सब के लिए जाने जाते थे इंडियन हिस्ट्री में। सम ऑफ द फेमस राजपूत डेंसिटीज़ विच रूल ड्यूरिंग दिस पीरियड वर। अब देखो कुछ डेंसिटीज़ हैं, ठीक है, राजपूत जो डेंसिटीज़ हैं उन्होंने कहाँ कहाँ पर जो रूल किया। द गहद देखो, द गद्वाल्स ऑफ कन्नौज, ब्राह्मर्स ऑफ मालवा, चंडेलाज ऑफ खाजुराहो, चौहान्स ऑफ अजमेर, कलचरीज ऑफ त्रिपुरी, चालुक्यास एट गुजरात एंड थॉमस ऑफ दिल्ली। तो ये कुछ फेमस राजपूत डेंसिटीज थी। उसके बाद है द चमनाज एंड चौहान्स, ठीक है। द चमनाज वर लेटर नोन एज द चौहान्स। अब देखो बाद में जो चमनाज थे उनको चौहान के नाम से जाना गया। दिस डेंसिटी वाज फाउंड बाय गु कॉट इन द 11th century AD। द चौहान्स रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। अब 11th century में, ठीक है, 11th century में जो चौहान से बेटा उन्होंने दिल्ली एंड अजमेर पर रूल किया। एक मिनट। प्रतिहारा 3rd AD 1168 to 1192 तक इन्होंने रूल किया। वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डेंसिटी। इस डेंसिटी के, इस राजवंश के महान रूलर हुए, महान शासक हुए। ही एक्सटेंडेड द थ्रोन ऑफ अजमेर एट द एज ऑफ 14 एंड उन्होंने 14 साल की उम्र में ही जो अजमेर थी बेटा उसको एक्सटेंड किया था। मैनी कन्क्वेस्ट, ही conquered many small states of राजस्थान एंड बुंदेलखंड, और उन्होंने बहुत सारी जो छोटी छोटी जो स्टेट्स थी राजस्थान की एंड बुंदेलखंड की उसको जीत लिया। हिज अचीवमेंट्स एंड एक्सप्लोर्ट्स हैव बीन डिस्क्राइब बाय हिज कोर्ट पोइट चंदर बरदाई इन हिज फेमस बुक पृथ्वी राजसो। अब देखो इनकी जो अचीवमेंट्स थी, उनकी जो उपलब्धियां थी वो बताई गई उनके कोर्ट पोइट, उनके जो दरबारी कवि थे उनके द्वारा। कौन थे वो? चंदर बरदई। एंड इन हिज फेमस बुक, और उनकी जो फेमस बुक है पृथ्वी राजसो, उनमें बताया गया है उनके अचीवमेंट्स को। इन AD 1191 ही डिफीटेड एन अफगान रूलर सुल्तान मोहम्मद गोरी, और 1191 में बेटा वो हार गए किनसे? अफगान के रूलर सुल्तान मोहम्मद गोरी से। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तारिन, तारिन के पहले युद्ध में। बट इन द सेकेंड बैटल ऑफ तारिन इन AD 1192 ही लॉस्ट टू हिम। हिज डिफीट रिजल्टेड इन फाउंडेशन ऑफ इस्लाम रूलर इन इंडिया, और उनकी जो हार थी उनसे क्या हुआ?
एक मिनट बेटा, यहाँ पर देखो, उन्होंने ना फर्स्ट जो लड़ाई थी, तारिन की जो फर्स्ट लड़ाई थी, उन्होंने अफगान के जो रूलर थे सुल्तान मोहम्मद गोरी, उनको डिफीट किया था। ठीक है, सेकंड जब लड़ाई हुई थी तो उसमें वो हार गए थे। ओके, खुद को हार गए थे। एंड इससे जो इंडिया था, इंडिया में जो इस्लाम जो धर्म था वो बना। We have already mentioned that there were many famous Rajput kingdoms during this period. They were always fighting with each other for supremacy. These battles made from weak. That is why they could neither defend themselves individually nor unite against the Turkish invasions. अब देखो क्या हुआ, वी हैव ऑलरेडी मैंशन, अब हमने देखा कि देयर वर मैनी फेमस राजपूत किंगडम्स, कि बहुत सारे राजपूत किंगडम्स हुए इस पीरियड में, बट वो ना एक दूसरे से लड़ाई करते रहे, खुद को पावर दिखाने के लिए, खुद को सुप्रीम शो करने के लिए कि हम सबसे महान हैं, ऐसा कुछ करने के लिए। तो इससे इन लड़ाइयों से वो कमज़ोर हो गए। दैट इज़ वाई, और ऐसा क्यों हुआ कि दे कुड नाइदर डिफेंड देमसेल्व्स, अब वो खुद डिफेंड नहीं हो सकते थे खुद से, इंडिविजुअली नॉर यूनाइट अगेंस्ट द तुर्किश इन्वेजन्स, और इस वजह से वो जो तुर्किश इन्वेजन्स थे उनसे नहीं लड़ पाए। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट जो है वो है तुर्किश इन्वेजेशन, यानी कि तुर्की इन्वेजेशन कैसे इंडिया में आए। मोहम्मद ऑफ गजनी, द फर्स्ट दीज इन्वेडर्स वाज सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी फ्रॉम अफ़गानिस्तान। अब देखो इन्वेडर्स क्या होते हैं, इनका मतलब होता है बेटा आक्रमणकारी। ठीक है, तो उनमें से जो सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी फ्रॉम अफ़गानिस्तान से थे ये। ही रूल्ड फ्रॉम AD 997 टू 1030। ठीक है, 1030 टाइम, इतने टाइम तक उन्होंने रूल किया इंडिया पर। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, ईरान एंड द नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और उन्होंने ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया पे किया, उन्होंने सेंट्रल एशिया, ईरान एंड नॉर्थ। In order to bring wealth and build a large army, he raided the Indian subcontinent 17 times between AD 1000 and 1027. He mainly attacked the temple towns in northern India, और उन्होंने मेनली जो टेम्पल्स है, जो मंदिर थे बेटा नॉर्थन इंडिया के, वहाँ पर अटैक किया। किसके लिए? ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करने के लिए। दिस वाज बिकॉज ही हैड हर्ड दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ गोल्ड एंड ज्वेलरी, क्योंकि इंडिया के जो मंदिर थे बेटा उनका गोल्ड था। ठीक है, कैप्ट इन द बिग टेम्पल्स ऑफ इंडिया, डिस्ट्रॉइंग टेम्पल्स हैड अनदर एडवांटेजेस, और उन्होंने दूसरी जो एडवांटेजेस थी, उपलब्धियाँ थी, उनके लिए इन मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया। ही ऑब्टेन रिलीजियस मेरिट बाय डिस्ट्रॉइंग मेजिस, दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड आइडल ब्रेकर, और इसी वजह से उसको आदर्शों को तोड़ने वाला कहा गया। ही डिस्ट्रॉय द टेम्पल्स एंड टुक अवे गोल्ड एंड ज्वेलरी, उन्होंने मंदिरों को तोड़वाया और वहाँ से जो पैसा था, जो ज्वेलरी थी, जो सोना था, वो निकाला। Some of these famous campaigns were against नागरकोट, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, ये सब एरियाज थे जहाँ पर उन्होंने ये सब लूटपाट की। His 15th invasion against the temple of सोमनाथ इन गुजरात, और उनकी जो 15th जो आक्रमण था वो था गुजरात के सोमनाथ मंदिर में, was the most disastrous one. He died in AD 1030 and the people of northern India felt relieved, और उन्होंने महसूस किया कि अब वो आज़ाद हैं। मोहम्मद वाज वेरी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट इंडिया एंड द कंडीशन ऑफ इट्स पीपल, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था इंडिया की कंडीशंस, पीपल की कंडीशंस में। सो इन वन ऑफ हिज कंपेरिजन मोहम्मद वाज accompanied by a great Persian scholar A.L. Burni. A.L. Burni lived for many years in India, काफ़ी टाइम तक रहा, learned Sanskrit and wrote an excellent book on India named किताबुल हिंद विच सेव अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। उन्होंने किताबुल हिंद नामक एक पुस्तक लिखी जो काफ़ी अच्छा सोर्स है हिस्ट्री को सेव करने का। उसके बाद है मोहम्मद गोरी, ये बेटा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। लिसन बी केयरफुली, ओके, बाय, टेक केयर, स्टे होम, बी सेफ।